हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नावल अनाड़ी की एक और न्यू एपिसोड शुरू करने वाले हैं। नावल शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली नई ऑडियो आपकी समातों तक पहुंच सके। बग़ैर देर किए नावल का करते हैं आगाज़। अजीज़ अहमद ने अपनी गुमशुदा भाई और लापता माँ का सुराग लगाने की कितनी कोशिश की थी। 40 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। वो इश्क एक दास्तान माजी बन गया था जिसने इन्हें सबसे छुड़ा दिया था। अब रिश्तों की खलिश एक आज़ार बन रही थी। ये हो सकता है कफ़ील अहमद की नज़र से कोई भी इश्तिहार गुजरा हो, मगर बड़े भाई से मिलता तो जायदाद की खातिर बोला जाने वाला झूठ इसका जुर्म बन जाता। शायद इसे धोखाधड़ी और गलत बयानी के जुर्म में जेल की हवा भी खानी पड़ती। वो तनहा सत बदाई की हवेली और जागीर का मालिक बना बैठा था। इसने दानिस्ता उम्दा तमाम इश्तिहारात को नज़रअंदाज किया होगा। अजीज़ अहमद भी कुछ अरसे बाद मायूस हो गए। इन्होंने तलाश ख़त्म कर दी। कफ़ील अहमद लावलद रहा और औलाद के लिए इसने यके बाद दीगर 4 शादियां कर डाली, मगर किसी ने एक को वारिस न दिया। इसने बारी बारी सबको बांझ होने के जुर्म में तलाक का परवाना थमाया और रुखसत कर दिया। आखिरी बीवी से मायूस होने के बाद इसे यकीन आ गया कि वो मसीयत इज़्ज़त से नहीं लड़ सकता। इसकी उम्र भी 60 साल से ज़ायद हो चुकी थी। मुमकिन है इस वक्त तक किसी ने इसको ये भी समझा दिया होगा कि भांजपन इसकी कोई बीवी नहीं, भांज वो खुद है। ये एक ऐसी तलख हकीकत है जिसे आज के तरक्की याफ्ता दौर में मर्द तस्लीम नहीं करते। इसने 5वीं शादी नहीं की थी और इतनी बड़ी जागीर की मलकियत हासिल करके इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। इसमें इतनी सलाहियत भी ना थी कि इसकी देखभाल कर सकता और जागीर के इंतज़ाम को चलाता। सिकंदर की तरह वो भी जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। सत बदाई की हवेली और जागीर एक बार फिर लावारिस हो गई, लेकिन ये विरासत की इस कहानी का ड्रॉप सीन नहीं था। वाक़यात ने एक नया मोड़ लिया। जागीर का एक ऐसा वारिस सामने आ गया जिसके बारे में फ़र्ज़ कर लिया गया था कि वो मर चुका है। ये कदीर अहमद का सबसे छोटा यानी 7वां बेटा था, जिसको फ़कीर की बददुआ से बचाने के लिए जहाज़ पर सवार करा के 7 समंदर पार भेज दिया गया था। जहाज़ के क्रैश होने की इतला दुरुस्त थी। फ़्लाइट पर 170 मुसाफिर और बाकी अमले के अरकान थे। ज़्यादातर मुसाफिरों की शनाख्त हो गई थी, ताहम एक खासी बड़ी तादाद इनकी थी जिनके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तहकीकात करने वालों ने बड़ी मेहनत से मरने वालों की फहरिस्त मुरतब की। इनके यकीन के मुताबिक कोई ज़िंदा नहीं, लेकिन ये यकीन गलत था। न जाने इससे क्या कहाँ कहा जाएगा। शायद कदीर अहमद की बात पूरी हो गई थी, इसलिए कि इसकी ज़िंदगी पूरी हो गई थी। क्रैश की इतला मिलते ही इसने ख़ुदकुशी कर ली थी। शायद इसके साथ ही फ़कीर के बद्दुआ ने इसका पीछा छोड़ दिया था। मुमकिन है वो ख़ुदकुशी ना करता तो इसका आखिरी बेटा भी हलाक हो जाता, मगर इसकी मौत के वक्त वो ज़िंदा था और कुदरत के मामलात को भला किसने समझा। ये एक मौजज़ा था कि वो ज़िंदा रहा। ज़ख्मी और बेहोशी की हालत में वो एक तख्ते पर तैरता रहा और बच गया। इसका नाम अकील अहमद था और बहुत मुद्दत गुजर जाने के बाद इसने हक़ मलकियत का एक और मुकदमा दायर किया था। वो मुकदमा जीत गया था और इसने ये हवेली और जागीर मेरे नाम कर दी थी। सत बदाई की हवेली और जागीर के बारे में इस तारीख़ी दस्तावेज़ों को पढ़ के मेरा दिमाग चकरा गया। जब मैंने इसकी फ़ाइल को ख़त्म किया तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। सुबह अभी दूर थी और मेरे आसपास आधी रात के माहौल का सकूत था। मुझे यूँ लगता था जैसे मैंने तारीख़ नहीं पढ़ी, कोई तारीख़ नावल पढ़ा है। मैट्रिक के ज़माने में और इसके बाद नौजवानी में एक दौर ऐसा भी आया था जब मैंने बहुत से वलवला अंगेज़ तारीख़ी नावल बड़े जज्बा ईमानी के साथ पढ़े थे और मेरा कामिल एतक़ाद था कि अदब का नोबल इनाम अगर नसीम हजाज़ी को नहीं दिया गया तो इसकी वजह महज अंग्रेज़ों और ईसाइयों का तासुब है, वरना इससे अजीम अदब न तख्लीक़ हुआ है ना होगा। वक्त के साथ वो जज्बा मनकूल हो गया था और अब मुझे तारीख़ी नावलों में तारीख़ के साथ होने वाली ज़्यादती पर अफसोस होता था। लेकिन जो मैंने फ़ाइल की समरी में पढ़ा वो एक तरह से मेरे माजी के सरगश्त थी। वह हकीकी वाक़यात थे जो मेरे ख़ानदान के साथ पेश आए। इनमें मेरी इंतहाई दिलचस्पी एक कुदरती बात थी। ये एक ऐसा ही था जैसे कोई अपने ख़ानदानी म्यूज़ियम में वो सब कुछ देखे जो इसके अपने आबा व अजदाद से मंसूब हो। इनकी तस्वीर, इनके ज़ाती इस्तेमाल की अशिया, इनके कुतुब खानों के कलमी नुस्खे और वह सब अजायब खानों में रखा जाता था। मेरी नींद उड़ गई थी। तारीख़ के इन ड्रामाई वाक़यात से आगाही के बाद मुझे यूँ लगा जैसे मैंने कोई बार फ़िल्म देखी हो और मुझ पर एक नामालूम खौफ सवार हो गया हो। खानदानों को उजाड़ने और बनाने वाली इस नहुसत ज़दा हवेली और जागीर का मालिक अब मैं था। मुझसे पहले जो कुछ कदीर अहमद के साथ हुआ लर्ज़ा खेज़ था। इस दरवेश की कब्र के नीचे इसकी बद्दुआ सारे कश्तगां आज भी 6 कब्रों में मौजूद होंगे। इनके ढांचे जो हवेली के मालिक एक फ़कीर के ढांचे के कदमों में पड़े थे। मुझे मेरा कता याद आया। कल पाँव एक कासा सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तख़वान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कभी किसी का सर पुरगरूर था। क्या वह कुआं आज भी होगा जिसके ज़रख़ेज़ी देने वाले और फूल खिलाने वाले शिफाफ पानी में हवेली के मालिकों की खूनी लाशें गिरी थी? मैंने किचन में कॉफ़ी के लिए इलेक्ट्रिक केटल का प्लग लगाते हुए सोचा, कितनी ख्वारी उठाकर और कितने हल्फिया झूठ बोल के कफ़ील अहमद ने इस हवेली और जागीर का हक़ मलकियत हासिल किया था, मगर यह हक़ कितने दिन रहा। इसे तो एक वारिस तक नसीब ना हुआ
और आज अगर वक्त के हाथों ने विरासत और मलकियत का पासा मेरे हक़ में पलट दिया है तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? मुझे तो डरना चाहिए। फितरत, मिजाज और जहनी तरबियत के एतबार से मैं ज़रा भी तो हम परस्त और शक्की मिजाज या कमज़ोर अक़ीदे का आदमी नहीं हूँ। मेरा माफ़ूकुल फ़ितरत वाक़यात या हालात पर कोई यकीन नहीं, और ना मैं ऐसा समझता हूँ कि जिन भूत और बदरू इंसानों की दुनिया में किसी किस्म की ख़राबी या तबाही का सबब बन सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में अनगिनत पर इसरार वाक़यात सुने और पढ़े थे जो हर ज़माने में हर जगह पेश आ चुके थे और आज भी पेश आते रहते हैं, मगर मेरा इनसे बराह रास्त वास्ता नहीं पड़ा था। चुनाचे वो सब मेरे लिए किस्से कहानियों से ज़्यादा कुछ न थे। मेरे नज़दीक जो था मनजानिब अल्लाह था। इस कादिर मुतलक ने कायनात को एक नज़्म ज़ब्त के साथ तख्लीक किया था। घड़ी की सुइयों की तरह आसमानों और ज़मीनों के दरमियान जो कुछ था इस करिश्मा तख्लीक का आयनादार था। बदलते मौसम, सितारों और सियारों की गर्दिश, सैलाब और ज़लज़ले, ज़िंदगी का चक्कर, बका और फ़ना, सब असबाब अलल की बुनियाद पर अपना वजूद रखते हैं। बिला जवाब कुछ न था। यही फितरत थी, यही कायनात का डिसिप्लिन था। चुनाचे माफ़ूकुल फ़ितरत कुछ न था, ताहम नाकाबिल फ़हम बहुत कुछ था, और इंसान की अकल के हनूज़ फितरत के तमाम इसरार और दमोज तक रसाई न थी। वापस अपने कमरे में आके काफ़ी पीते हुए मुझे अपने ख़ानदान की तारीख़ में अपनी याद का एक सफ़ा जोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई, जो आज से पहले ऐसे ही था जैसे किसी किताब से निकला हुआ वर्क। ये मेरी ज़िंदगी का एक अनोखा और किसी हद तक पर इसरार तजर्बा था, जिसको मैं किसी हवाले से भी समझ नहीं पाया था, मगर अब सारे हवाले मुकम्मल थे। मुझे याद आ रहा था कि सद बधाई की हवेली और जागीर के आखिरी वारिस से लंदन में मेरी मुलाकात हो चुकी थी। इत्तफ़ाक़ात के कुछ सिलसिले बिल्कुल फ़िल्मी और नाकाबिल यकीन ज़रूर होते हैं, मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, ख़ुसूसन इसलिए कि कुदरत अपने कब्ज़ा इख्तियार में सब कुछ रखती है। कि 2 साल पहले होने वाली मुलाकात भी ऐसी ही थी। मैं अकील अहमद से मिल चुका था, लेकिन आज तक मुझे इसकी गर्ज़ व गायत का इल्म ना था। इसने मुझे कुछ नहीं बताया था। ये भी नहीं कि रिश्ते में वो मेरा दादा ही था, लेकिन सगा नहीं, क्योंकि वो मेरे दादा का सुतेला भाई था, जिसे जहाज़ की क्रैश में मरहूम मान लिया गया था। मुझे लंदन में अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया 3 ही महीने हुए थे कि एक दिन मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। मेरे हेलो के जवाब में किसी ने कहा, रफ़ीक साहब, मैं अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ। मेरी लीगल फर्म लंदन में गैर कानूनी तारकिन वतन के मामला से डील करती है। मैंने कहा, फरमाइए। मैं तो यहाँ 100% कानूनी तरीके से आया हूँ। 4 साल से अमेरिका में था। इसने कहा, मुझे मालूम है। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन ये तो बता दीजिए कि किस सिलसिले में। मुझे तो ना सियासी पनाह का मसला है, ना हसूल शोहरियत का। वो हंसने लगे। ये मामला कुछ और है। जब मैं मिलूँगा तो अर्ज़ करूँगा कि आप इस वक्त फ़ारिग हैं। फ़ारिग हो जाऊँगा आधे पौने घंटे में। मैंने घड़ी देखी, मैं हाजिर होता हूँ, इसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वो ठीक आधे घंटे बाद आ गया। इसने मुझे अपना कार्ड दिया। हम सिर्फ पाकिस्तानियों की मदद करते हैं। इनके तमाम कानूनी और गैर कानूनी मुकदमात की पैरवी करते हैं। मुझे 10 साल हो गए हैं। मेरी फर्म में मेरे साथ काम करने वाले भी सब पाकिस्तानी। मैंने इखलाकन कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब फरमाइए। वो बोला, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम किसी जगह बैठ के एक कप काफ़ी पीते हुए बात करें? मैंने इसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। आपने मेरे तजस्सुस को बहुत बढ़ा दिया है। मैं मज़ीद सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बोला, मिस्टर रफ़ीक, क्या आप किसी अकील अहमद को जानते हैं? मैंने जहन पर जोर देते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ये कौन साहब हैं? इसने कहा, वो एक खासा उम्र रसीद और मफलूस शख्स है। तकरीबन 50 साल पहले लंदन आने वाला एक जहाज़ के क्रैश में वो जहनी तौर पर भी पारा हो गया था और 40 साल ज़ेरे इलाज रहा। 40 साल? मैंने हैरत से दोहराया। जी 40 साल। अब्दुल कयूम ने कहा, हादसे के बाद दिमाग की चोट से इसकी याददाश्त मुतासिर हुई थी। वो अपना नाम तक नहीं बता सकता था। जहाज़ समंदर में गिरा था और ये शख्स बेहोशी की कैफियत में 3 दिन तक एक तख्ते पर पड़ा रहा था। अब ये कुदरत के खेल हैं। लेटे लेटे वो तख्ता बहुत दूर चला गया और इसे किसी बहरी जहाज़ के अमले ने निकाल लिया। डॉक्टर इसकी जिस्मानी या ज़हनी सेहतियाबी के बारे में 1% भी पुरुमीद न थे, लेकिन इन्होंने इलाज जारी रखा। यहाँ लंदन में एक रिफाही अदारा है। इसे चंद दौलतमंद ख़ानदानों का माली ताउन हासिल है। एक फैमिली ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली और इलाज चलता रहा, वरना इसके अखराजात बहुत ज़्यादा थे। तकरीबन 35 साल बाद इसकी याददाश्त अचानक बहाल हो गई, किसी वजह के बगैर। डॉक्टर तस्लीम करते हैं कि ये किसी दवा या इलाज का कमाल नहीं था। मैंने कहा, वेरी गुड, लेकिन ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसने काफ़ी का एक घूंट लिया। वो आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? मैंने हैरानी से कहा, क्यों क्यूम साहब? क्यूम ने कहा, पहली बात तो ये कि मुझे मेरे मुवक्किल ने मना किया है कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, और वैसे भी इस पेशे की याद का तकाजा है कि मैं इसकी मर्ज़ी जाने बगैर कोई भी रात अफशा ना करूँ। मैंने कहा, और वजह जाने बगैर मैं इससे मिलने से इनकार कर दूँ? फिर क्या? इसमें ज़बरदस्ती कौन कर सकता है? मैं इसे बता दूंगा। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या क्यूम साहब? वो एक बहुत बूढ़ा बीमार और तनहा आदमी है। इसने अपनी सारी ज़िंदगी एक जिंदा लाश की तरह गुजारी है। अब भी वो व्हील चेयर पर पड़ा ही रहता है। अगर आप अपने वक्त में से 2 घंटे निकाल के इसकी ख्वाहिश पूरी करने चले जाते तो मेरे नज़दीक ये एक नेकी होगी। यहाँ बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियाँ बाकायदगी से ओल्ड होम्स में जाने जाते हैं और इन लोगों की तन्हाई दूर करते हैं। इनकी दुनिया में कोई नहीं, या है तो इन्हें छोड़ चुका है। वक्त मिला तो मैं भी ऐसा ही करूँगा मिस्टर कयूम। अभी तो सवाल यह है कि इस माजूर बूढ़े का क्या नाम बताया आपने? अकील अहमद। जब आपसे मिलेंगे तो मुमकिन है वो खुद आपको बता दे कि वो क्यों मिलना चाहता है। मुझे तो इसने झड़क दिया था कि अपने काम से काम रखो, इस लड़के से रब्ता करो, कह दो कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। मैंने कुछ देर सोच के कहा, ओके कयूम साहब, मुझे कब चलना होगा आपके मुवक्किल के पास?
इसने अपनी कलाई की घड़ी देखी। ये तो आपकी फुर्सत पर मुनहसर है, अगर वक्त है तो आपकी कोई मसरूफियत नहीं है तो हम अभी जा सकते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा जल्दी तो है रफ़ीक साहब, यूसी वो अपना वक्त गुजार चुका है, अब मौत की दहलीज पर खड़ा है, क्या पता कब क्रॉस कर जाए, फिर ताख़ीर से क्या हासिल। वैसे तो ज़ाहिर है आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा ओके मैं चलता हूँ। मामला पर इसरार था, चुनाचे मैंने बेहतर यही समझा कि इसने निमट ही लिया जाए तो बेहतर है। अब्दुल कय्यूम ने जिसका इसरार किया था कि मैं इससे बट साहब कहूँ, मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लंदन की ट्रैफिक में 2 गाड़ियों का एक साथ चलना मुश्किल हो जाता है। आप अपनी गाड़ी छोड़ दें, मैं आपका छोड़ दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा वापसी पर मैं टैक्सी ले लूँगा। गाड़ी लंदन के मसरूफ़ शाहराहों से गुजरती जनूबी इलाके की तरफ चलती गई। तकरीबन 1.25 घंटे बाद हम मज़ाफ़ात के एक पुरसुकून इलाके में पहुँच गए। गाड़ी सरसब्ज़ दरख्तों से घिरी हुई 2 मंजिला इमारत के अहाते में दाखिल हुई, जो लंदन के मखसूस अंदाज में सुर्ख ईंटों की बनी हुई थी और इसके दरवाजे खिड़कियाँ चमकते हुए सफ़ेद थे। गाड़ी को आखिरी हिस्से में पार करके हम लौटे तो मुझे दोनों तरफ हरे भरे घास के तख्ते नजर आए, जिनके गिर्द रंगीन फूलों की झालरें सी बनी हुई थी। दरमियान में फव्वारे चल रहे थे। लंबाई के रुख बैरूनी दीवार के साथ साथ सफ़ेद पत्थर की बेंचें रखी हुई थी। दरमियान में सफ़ेद रोगन वाली लकड़ी की आराम कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। 5 मर्द और 7 बूढ़ी औरतें मुख्तलिफ जगह चुपचाप और साकत बैठे खला में घूर रहे थे। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। भट्ट साहब ने मुझे कॉरिडोर से एक दरवाज़ा दिखाया और बोला मैं गाड़ी में बैठा हूँ, और वापस हो गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने ऐन मुकाबिल एक शख्स को व्हील चेयर पर देखा। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसके सर और भौहों के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। वो दुबला पतला था और व्हील चेयर पर बिल्कुल साकत बैठा था, मगर इसकी आंखें बहुत बेचैन थी। वो इस उम्र में भी चश्मा नहीं लगाता था। मुझे देखकर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई और इसके चेहरे के सख्त नकूश में मुस्कुराहट से नरमी पैदा होगी। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ीक अहमद हूँ। इसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पूछो कैसे? मैंने मजबूरन पूछा कैसे? तुम्हारी नाक से, बालों के और आंखों के रंग से। आओ आगे आगे आके मेरे पास बैठो। इसने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। आपके वकील अब्दुल कय्यूम भट्ट ने मुझे बताया है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। इसने सर को खफीफ सी जंबिश दी। तुम रशीद अहमद के बेटे हो और अजीज़ अहमद के पोते हो, राइट? मैंने कहा जी, लेकिन आप इन्हें कैसे जानते हैं? इसने कहा क्या मेरे बारे में तुमने इनसे कुछ नहीं सुना? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे याद नहीं पड़ता कभी किसी ने आपका जिक्र किया हो। अकील अहमद का नाम मैंने किसी से नहीं सुना था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला मुबारक बेगम का नाम तो यकीनन नहीं सुना होगा। मैंने कहा कौन थी वो? एक मुबारक बेगम ने तो फिल्म दायरा के गाने गाए हैं। शट अप, वो तुम्हारे दादा अजीज़ अहमद की वालदा थी। इसने लहजा बदले बगैर कहा। तुम्हारी परदादी? मुझे हैरत का झटका लगा। मेरी परदादी के बारे में आप कैसे जानते हैं? कदीर अहमद तुम्हारे परदादा थे, इन्होंने 2 शादियाँ की थी। तुम पहली बीवी की औलाद से हो। तुम्हारे परदादा के वालिद थे महफूज अली और दादा इज़्ज़त अली। मेरा एक सुतेला भाई था कफ़ील अहमद। वो जैसे अपने आप से बोलता गया। मैंने कहा मुझे अफसोस है, ये सब नाम मेरे लिए अजनबी हैं। इसकी आंखों में दुख उतर आया। मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ भी दुनिया इतनी बदल गई है। यहाँ की बात अलग है। सब यहाँ भान मई के कुंबे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भात मट्टी के कुंबा जोड़ा, भय फिर ईंट कहीं की, रोड़ा कहीं गया, किसी को क्या पता कहाँ गया। न बच्चों को गर्ज, न माँ कौन थी, न बाप कौन था, फिर आगे की कौन बताए कि दादा कौन था, दादी कौन थी। पहले तो बड़े ही सब बताते थे कि अब बड़ों के पास भी वक्त नहीं है। वहाँ खुद ब खुद तो बच्चे कुछ नहीं जान सकते, लोग अपने माजी से कट गए हैं। मैंने कहा सर आपने मुझे सख्त तजस्सुस में मुब्तला कर दिया है। आखिर आपका मेरी फैमिली से क्या रिश्ता है? इसने एक झटके से असर उठाया और मुझे पलक झपकाए बगैर देखता रहा। मुमकिन है तुम्हारी कुव्वत मुशाहिदा भी तुम्हारी मदद ना करे। सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं और आंखें भी मैली हो गई हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा। अभी तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुम यहाँ एक बिजनेसमैन फर्म में कंसल्टेंट हो, राइट? तुमने अमेरिका से MBA किया था, फिर मुलाजमत के लिए लंदन क्यों आ गए? मैंने कहा मुझे अमेरिका पसंद नहीं था। तुम्हें पाकिस्तान पसंद है या बरतानिया? मैंने कहा पाकिस्तान मेरा वतन है, दुनिया का कोई मुल्क इस जैसा नहीं हो सकता। मैंने सुना कि आजकल तुम्हारी उम्र के नौजवान बड़ी मुनाफिकत करते हैं, बातें ऐसी करते हैं लेकिन भागते हैं अमेरिका की तरफ, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरफ। क्या तुम भी ऐसे ही हो? मैंने कहा सर मैंने मजबूरी में जलावतनी इख्तियार की थी। यानी तुम वापस जाना चाहते हो? इसने मुझे गौर से देखा। जी, अगर वहाँ मुझे एक अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत हासिल हो, महफूज भी हो और खुशहाल भी। ये सब यहाँ है और फिर तुम अपने वालिदैन को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? मैंने कहा वो कभी नहीं आएंगे, वो यहाँ नहीं रह सकते। तुम रह सकते हो? मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं रहूँगा। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने बतौर ख़ास मुझे मुलाकात के लिए क्यों तलब किया था और आप मेरे बारे में इतनी मालूमात कैसे रखते हैं? इसने घड़ी की तरफ देखा। मालूमात हासिल की है मैंने, वरना मैं तो दुनिया से बिल्कुल कट गया था। मैंने कहा अब्दुल कय्यूम भट्ट ने मुझे बताया था कि आप 35 साल तक खुद फरामोश रहें। 37 साल। इसने तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी थी, बस एक बार देखना भी चाहता था। मैंने इसरार किया, लेकिन क्यों? इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। हो सकता है मैं तुम्हें कोई तोहफ़ा दूँ। अब तुम जा सकते हो, मेरे खाने का वक्त हो गया है। मैं जल्दी खाना खाता हूँ और जल्दी सो जाता हूँ। गॉड ब्लेस यू, मेरा मतलब है खुदा हाफिज़। मेरे पास चारा ना था कि मैं रुखसत हो जाऊँ। अकील अहमद ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था कि इसे मुझसे क्या दिलचस्पी थी और वो मेरी फैमिली के बारे में इतनी मालूमात कैसे रखता था। जब मैं बाहर आया तो मुझे कय्यूम भट्ट की गाड़ी नज़र ना आई। मैं इधर उधर देख रहा था कि एक मुलाजिम मेरे करीब आया।
अगर आप मिस्टर बट को तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए इतला है कि वो चले गए हैं। इसने कहा था कि वो इंतज़ार कर रहा है। ये सख्त बदतमीज़ी की बात है। मैंने कहा इसको घर से कॉल आई थी, इसकी बीवी को एमरजेंसी थी। इसने कहा था कि आपसे माजरत कर लूँ। मुलाजिम फ़र्ज़ पूरा करके चला गया। इसके बाद इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मैंने दोबारा क़य्यूम बट को फ़ोन किया मगर वो नहीं मिला। फिर एक दिन इत्तेफाक से वो गाड़ी में बैठे हुए नज़र आया तो मैंने इसे रोक लिया। मेरे हर सवाल के जवाब में इसने वही कहा कि वह ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद है और मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा। मैंने कहा इसने कोई तोहफ़ा देने की बात की थी, ये तो अच्छी बात है, मगर वो क्या तोहफ़ा देना चाहता है मुझे और क्यों? बट ने घड़ी देखी। देखो ये जो लावारिस बूढ़े होते हैं यहाँ, इनमें से कुछ दौलतमंद भी होते हैं। वो किसी भी नौजवान के लिए वसीयत कर जाते हैं कि इनके मरने के बाद। मैंने कहा बट साहब मुझे किसी का तरका नहीं लेना, मैंने इसके साथ कोई नेकी भी नहीं की। क़य्यूम बट ने कहा यार अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर बात करेंगे। लेकिन फिर बात करने की नौबत ही नहीं आई। अगली रात ही मैं कारोबारी मामलात में उलझ गया। पहले 10 दिन के लिए दौरे पर जर्मनी गया, फिर फ्रांस। मेरी ज़िंदगी के रोज़ शब इंतहाई मसरूफ़ रहे। अकील अहमद का ख्याल खुद ब खुद जहन के खानों में उतर गया और कुछ अरसे बाद इतना गैर अहम हो गया कि महीने भर बाद में जब मैंने अब्बा जी से बात की तो मुझे वो सारे नाम भूल चुके थे जिनका हवाला अकील अहमद ने दिया था। मैंने अब्बा जी से पूछा कि क्या वो लंदन के किसी अकील अहमद को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी इस नाम के किसी आदमी से मेरी वाक़फ़ियत नहीं है। मैंने कहा वो खासा उम्र रसीदा है, 80-50 का तो होगा, मफलूज है, किसी एयर क्रैश में ज़ख्मी हुआ था, 35-40 साल हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वो हमारी सारी फैमिली को जानता है। अब्बा जी ने कहा ऐसा कौन है, मुझे तो मालूम नहीं, तुम्हारी दादी से पूछूंगा। शायद उन्होंने भी दादी से नहीं पूछा होगा, वरना शायद किसी हवाले से दादी को यह नाम याद आ जाता। दरअसल अकील अहमद के बारे में निस्फ सदी कबल ही फ़र्ज़ कर लिया गया था कि वो मर चुका है। मरने वालों के नाम इतना अरसा कौन याद रखता है, ख़ुसूसन इनके जिनसे आपका बराह रास्त कोई रिश्ता ना हो। अपनी ख़ानदानी तारीख़ के औराक पढ़ने के बाद मेरे जहन के सारे खलापुर हो गए थे और वाक़यात का सिलसिला आपस में जुड़ गया था। मेरी समझ में आ गया था कि अकील अहमद की याददाश्त बहाल होते ही इसे याद आ गया होगा कि इसके 6 बड़े भाई किस तरह बारी बारी दुनिया से रुखसत हुए थे और इसे फ़कीर की बद्दुआ से बचाने के लिए लंदन भेजा गया था। वो मौत से बच गया था मगर इसकी ज़िंदगी मौत से बदतर थी। इसने 37 साल तक मुर्दों जैसी ज़िंदगी गुजारी थी और जब हकीकी ज़िंदगी के एहसास की तरफ लौटा तो तन्हा था और मफलूज पड़ा था। इसने अब्दुल क़य्यूम की मार्फत हवेली और जागीर के बारे में मालूमात हासिल की होगी तो इसे सारी सूरत हाल का पता चल गई होगी कि दादा के भाई कफ़ील अहमद ने बदनीयती से और झूठ बोल के ख़ुद को जागीर का तनख्वाह वारिस साबित कर दिया था और इसका मालिक बन गया था। अजीज़ अहमद को पता ही नहीं चला था कि दोनों भाइयों का तमाम उम्र आपस में ताल्लुक़ नहीं रहा और एक दूसरे की कोई ख़बर ही ना थी कि ज़िंदा है या मर चुके हैं। अकील अहमद ने क़य्यूम बट के ज़रिए तमाम मामला तय किए और अपना हक़ विरासत हासिल करने के बाद बिशारत फ़ारूकी को मुख्तार गुल बना दिया। अकील अहमद के लिए उम्र के इस हिस्से में और इस हालत में हवेली या जागीर पर कब्ज़ा हासिल करना लाहासिल था। वो जगह इसके लिए एक जाए इबरत और अजियत की अलामत थी। वहाँ इसके 6 भाई एक कतार में अपनी कब्रों में लेटे हुए थे और इसके वालिदैन की लाशों को निकलने वाला कुआं मौजूद था। वो इस मनहूस जिल्लत की निशानी बनकर ज़िंदा था। वो इस हवेली में क्या सर फोड़ने जाता। मेरे दादा अजीज़ अहमद का हक़ मारने वाला इनका भाई कफ़ील अहमद पहले मर चुका था। जागीर फिर लावारिस थी, इसलिए अकील अहमद को आसानी से मिल गई। शायद इसने माजी की तलाफ़ी का फ़ैसला किया। अगर कफ़ील अहमद ये झूठ ना बोलता कि वो वाहिद वारिस है तो इसके वारिस मेरे दादा अजीज़ अहमद ही होते और इनके बाद ये जागीर और हवेली खुद ब खुद हक़ के विरासत में इनके बेटों को मिलती, यानी रशीद अहमद और मेरे चचा नज़ीर अहमद इसके मालिक होते। मालूम नहीं क्यों अकील अहमद ने जागीर हवेली मेरे वालिद और चचा के हवाले नहीं की, इसने मेरा इंतखाब किया। ये काम इसने अपनी ज़िंदगी में ही कर लिया था। अगर वो ऐसे ही मर जाता तो एक बार फिर इसकी जागीर और हवेली का कोई मालिक ना रहता। शरई कानूनी विरासत के मुताबिक जो पाकिस्तान में राइज है, मेरे वालिद और चचा में ये जायदाद बराबर तकसीम होती है और फिर इनकी औलादों में। लेकिन एक तो अकील अहमद पाकिस्तान में नहीं थे और दूसरे किसी जायदाद का मालिक अपनी ज़िंदगी में अपना सब कुछ किसी को भी दे सकता है। जैसा कि मुझे क़य्यूम बट ने बताया था, अकील अहमद ने मेरे बारे में तफसीली मालूमात हासिल की थी। फिर वो मुझसे मिला था और इस मुलाकात में ना इसने अपने और मेरे रिश्ते की वजाहत की थी, ना मकसद मुलाकात वाज़ह किया था। इशारों में इसने ये ज़रूर कहा था कि मुझे कोई तोहफ़ा देगा, मगर एक मफलूज बीमार बूढ़े से कोई अजनबी ये तवक्का कैसे रख सकता था कि तोहफ़े में करोड़ों की जायदाद दे सकता है। ये ख्याल मुझे कैसे आ सकता था कि 37 साल एक फ़लाही इदारे में ज़ेर इलाज रहने वाला इतनी बड़ी जागीर का मालिक है। तोहफ़े की मुझे ज़रूरत ही ना थी, चुनांचे मैंने इसकी नौइयत के बारे में सोचने की जहमत भी गवारा ना की। अगर अकील अहमद चाहता तो बिशारत फ़ारूकी से कह के सारी जायदाद की फ़रोख्त करा देता और रकम बताइयाँ मंगवा लेता, या ये सब पाकिस्तान के किसी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले कर जाता। अब इसका सवाल का जवाब देने वाला कोई ना था कि आखिर में इसने ये तोहफ़ा या इनाम मुझे ही क्यों दिया, इस अनायत खुसरवाना के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों किया, क्योंकि इस दास्तान का आखिरी ड्रामाई मोड़ कुछ अर्सा पहले आ चुका था। जब अब्बा ने बिशारत फ़ारूकी से तमाम वाक़यात मालूम होने के बाद लंदन में क़य्यूम बट की मार्फत अकील अहमद से रब्ता करने की कोशिश की तो इन्हें बताया गया कि वो 2 हफ़्ते कबल अकील अहमद का सोते में इंतकाल हो गया है। अब अपनी मुजरमाना कोताही और बेहसी पर मुझे दुख हुआ और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे दोबारा अकील अहमद से नहीं मिला गया, जो मेरे दादा का भाई होने के नाते मेरा दादा ही था। मैं वहाँ मौजूद था जिसे इसने अपनी सारी जायदाद का वारिस बना दिया था, मगर वो खुद लावारिस मर गया। आखिर इसने ऐसी राजदारी क्यों बरती
क्यों मुझे नहीं बताया कि वो कौन है? इसने मेरे वालिद और चचा नज़ीर को भी कुछ नहीं बताया। आखिर क्यों? हर उलझन किसी न किसी क्यों पर तमाम होती थी, मगर सारे सवाल बेजवाब थे। खुद अब्बा जी और चाचा ने लंदन में मुझे कुछ नहीं बताया, और ना कुछ और ना सही मैंने कम से कम अपने इस ख़ानदानी बुज़ुर्ग और मोहसिन की कब्र पर फातिहा पढ़ आता तो यही बात कुछ बायसे सुकून होती। नींद उड़ जाने के बाद मैंने किसी बेख्वाब उल्लू की तरह अपने ख्यालों में भटक रहा था। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं चौंक पड़ा। आखिर इस वक्त मुझे फ़ोन करने वाला कौन हो सकता था? मैंने सोचा, सवाल के साथ ही जहन के स्क्रीन पर जवाब भी ज़नमदार हो गया। लंदन में इस वक्त रात के 11 बजे थे। मेरी दास्तान माजी को भूल भलाइयों में सरगर्दां थी। दिमाग एक जुस्त में आज के संगीन हक़ाइक़ की दुनिया में पहुँच गया था। चंद लम्हे पहले मेरी तस्वीर में हवेली और जागीर की मनसूब रवायात की तारीख फिल्म चल रही थी। दूसरे लम्हे जैसे चैनल बदल गया और स्क्रीन पर लंदन उभर आया, जहाँ आयशा थी, जिसके नफ्सियाती मसाइल थे, जिसका जिम्मेदार मैं खुद को समझने पर मजबूर था। मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से लॉर्ड एर्नेस्ट की आवाज़ आई, इज़ दिस रफ़ीक? मैंने कहा, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। ओहो, मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें नींद से जगाना पड़ेगा। तुम्हारे मुल्क में तो इस वक्त 4 बजे होंगे। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं आयशा की तरफ से परेशान था। वो अब कैसी है? अब तक कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक मसला बन जाएगी। मैंने कहा, आप परेशान ना हो। इसने कहा, जब तक तुम यहाँ थे मैं परेशानी का शिकार नहीं हुआ था। जानते हो तुम्हारे जाते इसके बाद इसने क्या किया? मैंने कहा, हाँ, सोशी ने मुझे बताया था कि वो घर से चलेगी और फिर पकड़ी गई। हाँ, मैंने इसे छुड़ा लिया है। वो पहली बार किसी गैर इखलाकी फ़ेल में मुलव्वस हुई, इसलिए सज़ा से बच गई। तहाँ मुझे पुलिस के सामने खफ्त उठानी पड़ी। पुलिस ने भी राजदारी से काम लिया और किसी को पता नहीं चला, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा दूसरी बार भी होगा, बार होगा। इसके बाद ये बात किसी से भी छुपी नहीं रहेगी और हमारी पोजीशन ज़रूर ख़राब होगी। अब इसे आप समझा सकते हैं? वो तंज़िया अंदाज में हंसा। क्या वो कोई बच्ची है कि मेरे समझाने से समझ जाए? कानूनी तौर पर वो आकिल व बालिग है और मुझे यह हक़ हासिल ही नहीं कि मैं इसे रोक सकूं, लेकिन इखलाकी तौर पर आप इसका हक़ रखते हैं। आखिर आप इसके वालिदैन हैं। वो बोला, शायद तुम्हारे मुल्क में वालिदैन का इखलाक हक़ अहमियत रखता हो। मैंने कहा, आप इसे किसी नफ्सियाती क्लिनिक में रख सकते हैं या किसी साइकेट्रिस्ट से मशवरा कर सकते हैं। मैंने आयशा से बात की थी, मगर इसने वही कहा जिसकी मुझे तवक्का थी। इसने कहा कि डैडी, अब ये मेरी ज़िंदगी है, इसको बनाने बिगाड़ने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ऐसे गैर बन के और इतनी बेमुरवती के साथ इसने कभी मुझसे बात नहीं की थी। वो जानती है कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ओह नो, अब तो ये इससे बहुत आगे की बात है। वो डिप्रेशन में चली गई है। तुम जानते हो वो कितनी ज़हीन है। वो अच्छी तरह जानती है कि वो क्या कर रही है, लेकिन अब तो इसने लाइफ में अपना इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दिया। मैंने कहा, ये मेरे लिए बड़ी अजियत की बात है कि मैं खुद को आयशा की इस हालत का ज़िम्मेदार समझता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। रफ़ीक, क्या वाकई तुम इसकी मदद करना चाहते हो? मैंने कहा, अपने एहसास जुर्म की खलिश से निजात के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आयशा की मुझे इतनी ही परवाह है जितनी आपको। थैंक यू। तुम तो जानते हो कि मेरी एक ही औलाद है, इससे मेरी सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। अगर मेरा कम से कम एक बेटा होता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। परेशानी मेरी यह है कि आयशा ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने कहा, आप ज़रूरत से ज़्यादा मायूसी का शिकार हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आयशा को भी आपका बहुत ख्याल रखना चाहिए। नहीं, अब इसे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इसने अपने बारे में अपने लिए अपना मज़हब बदल लिया। मज़हब हर शख्स का ज़ाती मामला है। वो तुमसे शादी करती तो ये भी इसका ज़ाती मामला था। मैं बस इसे खुश देखना चाहता था, और हकीकत पूछो तो मैंने कभी भी तुम्हें पसंद करता था। मेरे म्यार से तुम आयशा के लिए बिल्कुल एक मौजूद इंसान थे। मैंने कहा, आयशा की माँ हरगिज़ ऐसा नहीं समझती। ये इसकी नासमझी है जिसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। आयशा भी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह अचानक आयशा को छोड़ के वापस जाने का फ़ैसला कर लोगे। मैंने कहा, वो मेरी मजबूरी थी, मैं समझता हूँ, मगर आयशा नहीं समझती। वह हकीकत को तस्लीम नहीं करती। क्या तुमने इसे समझाया नहीं था कि तुम उसको पसंद करने के बावजूद इससे शादी क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा, मैंने बहुत समझाया था और मेरा ख्याल था कि वह समझ गई है। लॉर्ड एर्नेस्ट ने एक ठंडी सांस ली। काश ऐसा होता रफ़ीक। जानते हो, जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो वो किसके साथ थी? इसके साथ एक स्याफ़ाम लड़का था। मुझसे ज़मानतनामे पर दस्तखत कराने वाले पुलिस अफसर ने मुझे बताया कि जो स्याफ़ाम नौजवान आयशा के साथ था, इसका बहुत लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसने मुझसे पूछा कि आयशा जैसी लड़की का ऐसा बॉयफ्रेंड क्यों है। मुझे सख्त गुस्सा आया, मगर मैं खामोश रहा। मैंने कहा कि अगर वो ऐसा कहता है तो बकवास करता है। मेरी बेटी ना जाने कहाँ वहाँ पहुँच गई इन जराइम पेशा लोगों के ठिकाने पर। जैसे आयशा पसंद करती है, वो तो बहुत आला तालीम याफ्ता, महज़्ज़ब और हैंडसम आदमी है। इसने पूछा कि वो कहाँ है, इसका नाम क्या है? तो मैंने कहा कि वो आयशा को छोड़ गया है, इसलिए आयशा नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब है। इसने बड़ी हमदर्दी की और आयशा को मेरे साथ भेज दिया। इस लड़के को बंद रखा। घर आके मैंने इसकी माँ को आयशा से दूर रखा और इससे बिल्कुल दोस्तों की तरह बात की। मैंने सोशी को भी बुला लिया था। मुझे यकीन है इसने आपकी बात सुनी होगी। रफ़ीक, बात समझ में आती है अकल से, और जब अकल पर जज्बात का गलबा हो तो दलील बेअसर हो जाती है। इसे किसने नहीं समझाया? तुम्हारे अलावा भी बहुत लोग थे। मैंने इसके कुछ मुखलिस दोस्तों को जानता हूँ, इन्होंने भी आयशा से बात की है। कल सोशी ने मेरी मदद की। इसने आयशा से कहा कि अव्वल तो रफ़ीक तुमसे शादी करने पर राज़ी नहीं, और अगर हो जाए तब भी तुम्हारा इसके साथ पाकिस्तान में रहना नामुमकिन होगा। सोशी ने खुद अपनी मिसाल दी कि मैं सिर्फ मुलाजमत के लिए बरतानिया में मुकीम हूँ। मुस्तकिल तौर पर मैं जापान के अलावा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं रह सकती। ख्वाह मुझे वहाँ दुनिया भर की आसाइशात फराहम कर दी जाएँ,
रफ़ीक एक मर्द था, तालीम याफ्ता भी था और खुशहाल भी। इसे यहाँ कोई मसला नहीं था, मगर वो यहाँ नहीं रह सका। तो तुम सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में कैसे गुजारोगी? गनीमत है कि इस वक्त आयशा का मूड जारहाना नहीं था। इसने कहा कि देखो, तुम आयशा नहीं हो और मैं सोशी नहीं हूँ, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे लिए क्या मुमकिन होगा और क्या नामुमकिन? जाहिर है इसके बाद सोशी तो लाजवाब हो गई और वहाँ से चली गई। बाद में इसके कुछ दोस्तों ने रब्ता करने की कोशिश की, मगर इसने किसी से बात नहीं की। एक तरह से इसने सबसे कदा ताल्लुक़ कर लिया है और ये मेरे लिए सख्त परेशानी की बात है। मैंने कहा आपकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है। इसने अपनी बात जारी रखी। कुछ देर बाद मैंने इससे कहा कि आओ कहीं बाहर चलते हैं। मैंने इसे डिनर पर ले गया ताकि इसका दिल बहल जाए और मूड कुछ ठीक हो तो फिर बात करूँ। खाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने इससे पूछा कि हनी, तुमने क्या सोचा है? अब तुम्हारे क्या प्लान है? रफ़ीक को जाना था, वो चला गया और वो वापस नहीं आ सकता। इसने बड़े सुकून के साथ कहा कि डैडी, ये कोई वन वे ट्रैफिक का मसला तो नहीं है। अगर वो नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, मैं इसके पास जा सकती हूँ। इसमें क्या मुश्किल है? मैंने कहा कि मुश्किल तो कोई नहीं, मगर मुझे एक बात बताओ, जब वो तुमसे शादी करने पर रजामंद ही नहीं तो तुम इसके पास जाके क्या करोगी? वो हंसने लगी कि डैडी, शादी तो पहले भी मेरा मसला नहीं था। मैं ये बात जानती थी कि वो किसी और से शादी करेगा और वो इसकी हमवतन लड़की है और यहाँ लंदन में ही है। फरियाद इसका नाम है और वो एक दूसरे से बहुत पहले अहद व पैमा कर चुके थे। मेरा मतलब है लंदन आने से बहुत पहले। अब वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। अब ये मेरा मसला है, मैं भी रफ़ीक को नहीं छोड़ सकती। ये एक अज़ली और अब्दी तकून है जिसका कोई ज़िला अलग नहीं हो सकता। मैं रफ़ीक से मोहब्बत करती हूँ, वो फ़रियाल से मोहब्बत करता है और फ़रियाल इससे मोहब्बत करती है। ये सूरत हाल तो ऐसे ही रहेगी। फ़िल्म होती तो स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर आखिर में कोई हल निकाल लेना। कुदरत का कुछ पता नहीं हकीकी ज़िंदगी की इस कहानी को कैसे ख़त्म करे। अब तो मैंने रफ़ीक के साथ रहने का फ़ैसला किया है, इसी तरह जैसे यहाँ रहती थी। मैंने कहा लॉर्ड अर्नेस्ट, मैंने इस पर वाज़ह कर दिया था कि मेरा मशरक़ी रवायात वाला जहन बेहद कदामत पसंद है। मैं किसी भी लड़की से ताल्लुक़ को ऐसे कबूल नहीं कर सकता जैसे मगरिब में तुम्हारी सोसाइटी करती है। हमारे माशरे में गर्लफ्रेंड का कोई तस्वुर ही नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ इसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाता। इसे मालूम है। ये बात मैंने इसे फिर समझाना चाही तो इसने जवाब दिया कि डैडी, बस मैंने फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान जाने का। आप बताइए, आखिर मैं पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती? अगर मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या कुतुब शुमाली जा सकती हूँ तो पाकिस्तान पर पाबंदी क्यों? दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले जहाँ चाहें रह सकते हैं और रहते हैं। हर मुल्क में लाखों करोड़ों गैर मुल्की आबाद हैं जो अपने आबाई वतन छोड़ आते हैं। मैंने कहा कि बात पाबंदी की नहीं, सवाल यह है कि वहाँ तुम अकेली कैसे रहोगी? इसने कहा कि मैं वहाँ मैं सेटल हो जाऊँगी, जैसे पाकिस्तानी यहाँ होते हैं। बरतानिया के रहने वाले हर जगह मिलते हैं। अब रही कुछ करने की बात, तो मेरे पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, इसकी बुनियाद पर मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, वरना मैं आपके बिज़नेस को वहाँ शुरू कर सकती हूँ। एक आज़ाद ज़िंदगी मैं यहाँ भी गुजार रही थी, वहाँ भी गुजार सकती हूँ। क्या ये मेरा हक़ नहीं है कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करूँ? अब बताओ मैं इसका क्या जवाब देता? आपने इसे मुश्किलात से आगाह नहीं किया, सब किया था और इसे क्या मालूम नहीं, वो सब जानती है, सब समझती है। लेकिन इसका कहना है कि पाकिस्तान कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं है या बर्फ़ानी सहरा नहीं है। लंदन में क्या है जो कराची या लाहौर में नहीं है? रफ़ीक ने मुझे इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ बताया था। मौसम को पहले गर्म समझा जाता था, अब तो एयर कंडीशंस या हीटर से अपनी मर्ज़ी का मौसम बना लिया जाता है। फासले बहुत सिमट गए हैं। वहाँ भी एक वेस्टर्न सोसाइटी का सारा कल्चर है और ऊपर वाले तबके का लाइफस्टाइल तो बिल्कुल अमेरिकन है। ज़हनी तौर पर वो अमेरिकन है। इसके अलावा मैं आती जाती रहूँगी। 7-8 घंटे की तो फ़्लाइट है, इससे ज़्यादा दूर हो तो न्यूयॉर्क है। किस्सा मुख्तसर, इसने तुम्हारे पास आने का फ़ैसला कर लिया है और वो इस पर सख्ती से कायम है। मैंने परेशानी से कहा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए भी। यकीनन होगी, मगर इसे तुम रोक सकते हो और ना मैं। वो कहती है कि रिहाइश के लिए मैं कोई अपार्टमेंट खरीद सकती हूँ और चाहूँ तो किसी 5 स्टार होटल में रिहाइश इख्तियार कर सकती हूँ। आखिर मैं लॉर्ड अर्नेस्ट की इकलौती बेटी हूँ, अफोर्ड कर सकती हूँ। मेरे पास अपनी गाड़ी के साथ एक शोफ़र होगा, मैं कोई ज़ाती मुहाफ़िज़ भी रख सकती हूँ। रही मसरूफियात की बात, तो मैं आपके बिज़नेस को वहाँ फैलाऊँगी। मैंने कहा कि बिज़नेस तुम्हारा है, जो चाहो करो। जब तुमने फ़ैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा करूँगा ताकि तुम्हें वहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। इसने पूछा कि वो क्या? मैंने कहा कि तुम जाओ, वहाँ रहो, माहौल को समझो, मगर होटल या अपने अपार्टमेंट में अकेली मत रहो। तुम रफ़ीक के घर में रहो, इसके घर वालों से मिलो, माहौल को देखो, इनका रवैया देखो, वो तुमसे किस तरह पेश आते हैं। मैंने कहा लॉर्ड अर्नेस्ट मेरे वालिदैन पुरानी वज़ादारी के कायल हैं, किसी मेहमान के साथ बदअखलाक़ी का सोच भी नहीं सकते। बात यह है रफ़ीक, मैं इस मामले को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। यह डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीका है कान को पीछे से पकड़ने का। इस तरह के कान पकड़ने वाला हाथ नज़र ना आए। मैंने कहा मैं समझा नहीं। लॉर्ड ने कहा, इस मामले में मुझे तुम्हारे तावन की ज़रूरत है। तुम कह सकते हो कि ये एक साजिशी मंसूबा है, लेकिन अब यही एक सूरत है आयशा को समझाने की। मैंने इससे कहा कि वो तुम्हारी फैमिली के साथ रहे, बिल्कुल इसी तरह जैसे दूसरी औरतें रहती हैं। 6 महीने गुजारे या 1 साल। मैंने घबरा कर कहा, क्या इसने आपकी बात मान ली? हाँ। इसने कहा कि 1 साल क्या, मैं तो ज़िंदगी भर रह सकती हूँ रफ़ीक के घर में, रफ़ीक के साथ। लेकिन मैं अपने इस अमल से ये साबित कर दूँगी कि मैं इसके घर में बहुत खुश और मुतमईन हूँ। मुझे ना कोई परेशानी है ना पशेमानी। तो क्या ये हो सकता है कि इसका दिल पसीज जाए?
ऑफ लॉर्ड अर्नेस्ट, आपने तो मुझे फंसा दिया, मरवा दिया। मेरी बात सुनो पहले, ये सब इस लड़की का पागलपन है, ज़रा अंदाज़ा करो इसकी दीवानगी का। इसने कहा कि मुसलमान एक साथ 4 बीवियाँ भी रख सकते हैं। रफ़ीक अगर चाहे तो मैं इसकी दूसरी बीवी बन जाऊँगी, क्योंकि पहली तो बहरहाल फरियाल होगी। क्या 1 साल बाद वो ऐसा चाहेगा? ओ माय गुडनेस। फिर आपने क्या कहा? वो हंसा। मैंने कहा कि बेबी, इसके बाद शक की कौन सी बात रह जाएगी? वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा तो खुद इल्तिजा करेगा कि मुझसे शादी कर लो, और अगर तुम्हारे इतना करने के बावजूद इसने तुम्हें ठुकरा दिया तो मैं ऐसे गोली मार दूंगा। 1 मिनट, मेरी बात भी सुनो तो सुनिए सर, ये आपने यकतरफा तौर पर क्या केस बना दिया है? मुझसे पूछे बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। ना मैं ऐसी आजमाइश के लिए तैयार हूँ, ना मेरी फैमिली किसी मुश्किल में पड़ने के लिए राज़ी होगी। इसने कहा, लुक हेयर माय बॉय, ये सब मैंने ऐसे नहीं किया था। अपनी बेटी को मैं तुमसे बेहतर तौर पर जानता हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के ये जो जुआ खेला है, मैं जानता हूँ कि वह हार जाएगी। जिस आजमाइश को इसने जज्बात के रो में बहकर आसान समझा है, वो इसमें बहुत जल्द नाकाम होगी। 6 महीने साल की बात तो बहुत दूर की बात है, वो 3 महीने भी नहीं गुजार पाएगी, इससे पहले ही भाग आएगी। लेकिन अपनी फैमिली से मशवरा किए बगैर, इन्हें समझाए बगैर और इनकी इजाज़त लिए बगैर मैं आयशा को अपने घर में 3 महीने भी नहीं रख सकता। मेरा बहुत छोटा सा घर है और इसमें बहुत से लोग रहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत मेरे वालिदैन, अंकल की फैमिली, दादी और वो दकियानूसी सोच रखने वाले लोग हैं। सिवाय मेरे वालिद के सब तकरीबन जाहिल हैं और तंग नज़र भी। देखो, अभी वक्त है, गौर से सुनो। तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें इसका बिल्कुल उलट साबित करना होगा जो वो समझती है। ये जाहिर करना होगा कि तुम अपनी फितरत और मिजाज में इसके बरक्स हो, जैसा कि तुम खुद को यहाँ जाहिर करते थे। तुम ज़रा भी तरक्की पसंद और रोशन ख्याल नहीं हो। तुम मुतअस्सिब सोच रखने वाले तंग नज़र मर्द हो। तालीम याफ्ता होने के बावजूद सख्त जाहिल हो। तुम औरत की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि इसको बच्चे पैदा करने और जानवर की हैसियत देते हो। खिदमतगार समझते हो। मसावी दर्जा देने का क्या सवाल? तुम इस बात के कायल हो कि वफादारी सिर्फ औरत पर लाजिम है। मर्द आज़ाद है कि जिस औरत से चाहे मनासब रखे। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कहा, अब शायद कुछ समझ रहा हूँ। गुड, दिस इज़ माई प्लान। तुमको खुद एक बुरा आदमी साबित करोगे, काबिल नफ़रत। तुम अपने माहौल को आयशा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त बना दोगे। अगर तुम अपनी फैमिली को एतमाद में ले सकते हो तो वो तुम्हारे साथ मिलकर इस प्लान को कामयाब बना सकते हैं। वो अपने रवैये से आयशा का जीना अजाब कर सकते हैं।